हरिओम। मैं कुमारी नमिता। आज हम लोग कक्षा अष्टम का पाठ ऋतुओं का चक्र पढ़ने वाले हैं, जिसमें भारत के 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। हम लोग यहाँ चित्र के माध्यम से जान सकते हैं। ये जो चित्र है जिसपे एक पेड़ को दिखाया गया है और किस तरह वो ऋतु के प्रभाव से उस पेड़ में भी बदलाव आ रहे हैं। कभी उसके पत्ते झड़ रहे हैं, कभी वो हरा भरा है, कभी वो फूलों से लद गया है और कभी शीत के बर्फ़ से। तो इस तरह ऋतुओं का चक्र जो है भारत में आता है और हमारा जो मौसम है वो मानसून और मौसम जो है वो बदलते रहता है। तो आज हम भारत के ऋतुओं के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना देखते हैं। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु। इन ऋतुओं का वर्णन लेखक ने विस्तार पूर्वक किया है। सभी ऋतुओं की अपनी विशेषता और अहमियत होती है। इस पाठ में ऋतु के चक्र पर प्रकाश डाला गया है। तो इसके मुख्य बिंदु हैं। पहला मुख्य बिंदु है, भारत में एक ही समय में देश के विभिन्न भागों में अलग अलग ऋतु के दर्शन होते हैं। भारत के उत्तरी भाग में जिस समय अत्यधिक सर्दी पड़ती है, उस समय दक्षिणी भाग में गर्मी पड़ती है। भारत जो है विविधताओं का देश है। भारत में ऋतुओं की जितनी विविधता देखने को मिलती है उतनी अन्य किसी देश में नहीं। यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। प्रत्येक ऋतु का समय 2-2 मास का होता है। बैसाख और जेठ मास में ग्रीष्म ऋतु आती है, आषाढ़ सावन में वर्षा, भाद्र आश्विन में शरद ऋतु, कार्तिक अगहन में हेमंत, पूष माघ में शिशिर तथा फागुन चैत में वसंत ऋतु होती है। भारत में एक ही समय में देश के विभिन्न भागों में अलग अलग ऋतुओं का दर्शन हमें होते हैं। भारत के उत्तरी भाग में जिस समय अत्यधिक सर्दी पड़ती है, उस समय दक्षिणी भाग में गर्मी पड़ती है। वर्षा ऋतु में जहाँ एक ओर चेरापूंजी में संसार की सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान के रेगिस्तानों भूभाग में साल भर में एक बार भी वर्षा नहीं होती है। कभी बहुत कम वर्षा वहाँ होती है। ऋतुओं की विविधता की दृष्टि से हमारा देश अत्यंत समृद्ध है। ऋतुओं की यह विविधता हम भारतीयों को आनंद से भर देती है। जब हम एक ऋतु के प्रभाव से व्याकुल हो उठते हैं, तब दूसरी ऋतु का आगमन हमें सुखद अनुभूति देता है। ग्रीष्म की तपन से जब समस्त प्राणी जगत व्याकुल हो उठता है, तब वर्षा ऋतु के आगमन से सभी के मन का मयूर नाच उठते हैं। आइए हम इन ऋतु के बारे में भी जान लें। ग्रीष्म ऋतु दूसरे बिंदु में है। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी। इस ऋतु में मनुष्य का पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाता है। इस ऋतु में धरती तपने लगती है। इस ऋतु में पृथ्वी जलने लगती है। इस ऋतु में तेज लुएं चलती हैं। अनेक बीमारियां भी इस ऋतु में उत्पन्न होती है। ग्रीष्म ऋतु के अनेक लाभ भी हैं। कृषि के लिए यह बहुत उपयोगी है। अत्यधिक गर्मी के कारण खेत में जो विजातीय पदार्थ जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और खेत कृषि योग्य बन जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु के असह्य गर्मी के पश्चात वर्षा ऋतु का आगमन होता है। यहाँ है ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है। वर्षा की ठंडी फुहारों से हर प्राणी का मन प्रसन्न हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु के असह्य गर्मी के पश्चात वर्षा ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु का भारतीय जनजीवन में विशेष महत्व है। हमारे कवियों ने इसे वर्षा रानी की उपाधि देकर इसके सम्मान में अनेक कविताएं रच डाली हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यहाँ पर 2 पंक्ति कहा है। काय की फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, बादल निगोरे झुकी झुकी वर्षे लगे। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि वर्षा की ऋतु देखो फिर से झूम झूम कर वर्षा की ऋतु आई है और ये बादल जो हैं झुक झुक के बरस रहे हैं। वर्षा की ठंडी फुहारों से हर प्राणी का चित्त प्रसन्न हो उठता है। नदी नाले पानी से लबालब भर जाते हैं। बागों में मोर का नृत्य मन भावन सा लगता है। वर्षा ऋतु आनंददायिनी तो है, किंतु इसकी अधिकता से अनेक विपदाओं को भी जन्म देती है। अगर अधिक वर्षा हो
तो हमें संकट में डालती हैं। बाढ़ की विकरालता खड़ी फसलों को ले डूबती है और मकानों को ढा देती है। वर्षा के बाद आगमन होता है। यहाँ पर देखो अगला बिंदु है, वर्षा के बाद आगमन होता है शरद ऋतु का। यह ऋतु हमें वर्षा से उत्पन्न गंदगी से छुटकारा दिलाती है। वर्षा ऋतु से जो है वो हमें गंदगी से छुटकारा दिलाती है। इस ऋतु में काली काली घटाएं नहीं घुमड़ती और पृथ्वी पर फूल खिल जाते हैं। तुलसीदास ने भी यहाँ पर 2 पंक्ति कहा है कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। कि वर्षा के बीत जाने के बाद शरद ऋतु आता है और यह देखकर लक्ष्मण बहुत खुश होते हैं, बहुत सुहाते हैं उनको। इस ऋतु की चांदनी रात अत्यंत प्रिय होती है। शरद ऋतु की जो चांदनी रात होती है वो बहुत ही प्रिय होती है। विजयादशमी का पर्व इसी ऋतु में आता है। शरद के बाद हेमंत का पदार्पण होता है। शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु का आता है। जैसे यहाँ पर अगला बिंदु है, शरद ऋतु के पश्चात हेमंत ऋतु का आगमन होता है। अब रातें बड़ी होने लगती हैं और दिन छोटे। शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आता है। अब रातें बड़ी होने लगती हैं और दिन छोटे। जाड़ा आरंभ हो जाता है, जाड़ा की शुरुआत हो जाती है, पर अभी उसमें तेज़ी नहीं आती है। हेमंत के बाद शिशिर ऋतु में शीत पूरी शक्ति के साथ आ जाता है। दिन और छोटे हो जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए यह ऋतु श्रेष्ठ मानी जाती है। शिशिर ऋतु को कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये ऋतु बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस ऋतु में हमारा जो पाचन शक्ति है वो बिल्कुल ठीक रहता है। निर्धन वर्ग के लिए ये ऋतु कष्टदायक है, जो गरीब लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास से ओढ़ने के लिए वस्त्रों का अभाव होता है और इसमें बहुत ठंड जो है बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे कष्टदायक कहा गया है निर्धन वर्ग के लिए, क्योंकि उनके पास ऊनी वस्त्रों का अभाव रहता है। इस ऋतु को पतझड़ भी कहा जाता है, क्योंकि शीत की अधिकता के कारण वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं। शीत यानी ठंड। शिशिर के पश्चात आगमन होता है वसंत ऋतु का। यहाँ देखो अगला बिंदु है, हेमंत ऋतु के बाद शिशिर ऋतु का आगमन होता है। दिन और भी छोटे हो जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस ऋतु को श्रेष्ठ माना गया है। इस ऋतु को पतझड़ भी कहा जाता है। अगला बिंदु है, शिशिर ऋतु के बाद आगमन होता है वसंत ऋतु का। इसे ऋतुराज कहा जाता है। इस ऋतु में प्राकृतिक का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है, मतलब चारों तरफ हमें हरियाली और खिले हुए फूल दिखाई देते हैं। यहाँ पर है कि शिशिर के पश्चात आगमन होता है वसंत ऋतु का। इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य की असीम वृद्धि हो जाती है। बसंत ऋतु में बागों और खेतों की शोभा और भी बढ़ जाती है, देखते ही बनती है। आम के वृक्षों में मंजरियाँ लग जाती हैं और खेतों में सरसों के पीले फूल लहलहा उठते हैं। कवि सेनापति वसंत की शोभा का वर्णन इस प्रकार करते हैं। वह कहते हैं, बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बसंत ऋतु में बसंत पंचमी और होली के पर्व अत्यंत उल्लासपूर्वक मनाए जाते हैं। प्राचीन काल में इस ऋतु में मदनोत्सव मनाया जाता था। विश्व के किसी अन्य देश में इस प्रकार की विविधताओं से युक्त ऋतु चक्र के दर्शन हमें नहीं होते हैं। अन्य देशों में हमें इस प्रकार के ऋतुओं के दर्शन नहीं होते हैं जिस प्रकार हमारे देश में मिलते हैं। हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं और 6 ऋतुओं का समय दो मास का होता है और सभी ऋतुएं बहुत अच्छी होती हैं और सब ऋतु का अपना अपना महत्व होता है। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे विविधता का है अलग अलग रूप, दृष्टि, नज़र, समृद्ध, धनी, भरा पूरा, तपन, गर्मी, आतप यानी धूप और गर्मी, आकुल, व्याकुल, बेचैन होना, दारुण यानी कठिन, नव का अर्थ है आकाश, जगती, तल, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहा गया है, कृषि यानी खेती, उत्पन्न, पैदा, विपदाओं, मुसीबतों, नृत्य यानी नाच, निर्धन, गरीब, विकरालता, भयंकरता, अभाव, कमी, चतुरंग 4 प्रकार के, युक्त यानी शहीद, घटा
घटा कम हुआ, दो घटा है यहाँ पर देखो। एक घटा का अर्थ होता है कम हुआ और एक घटा मतलब होता है बादल को कहते हैं घटा। अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा। मदनोत्सव, मदन जो उत्सव कामदेव का उत्सव इसे कहा गया है। वरण वरण तरह तरह के रंग को कहा गया है। इसमें दिखा गया है देखो, अंतिम पंक्ति में 2 बार घटा शब्द का प्रयोग हुआ है, दोनों बार अर्थ भिन्न है, इसलिए यहाँ पर एक यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है इस पंक्ति में। आगे इसके कुछ 8 प्रश्न दिए गए हैं, जैसे भारत में ऋतुओं की विविधता किस प्रकार मिलती है, वर्षा की विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है, दूसरी ऋतु का आगमन क्यों सुखद प्रतीत होता है, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, वर्षा ऋतु का प्रभाव किस प्रकार दृष्टिगोचर होता है, छठा है शरद ऋतु क्यों सुहानी प्रतीत होती है, यह कब आती है, शिशिर ऋतु क्यों अच्छी मानी जाती है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। ये सारे प्रश्न हैं जो वीडियो को देखोगे और इस प्रश्न को करने की कोशिश करोगे। मुझे आशा है कि तुम लोग को वीडियो के द्वारा ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।